जय हिंद। मैं पप्पू सर पीडीएफ माइंड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज ये जो सेशन चलेगा वो 12वीं कक्षा के इतिहास का चैप्टर नंबर 2 का और सब्जेक्टिव कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो आज हम आप लोग के बीच लाए हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं चैप्टर 2 का इतिहास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन जो बार बार हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है जो कहता है कि मोरकाली नहीं, सॉरी, आज का पहला क्वेश्चन जो है सॉरी चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है महाजनपद के बारे में हम लोग को पढ़ना है। महाजनपद क्या था, महाजनपदों में से किन्हीं 4 महाजनपद के नाम पूछ रहा है। तो महाजनपद क्या है हम बता चुके थे। जब मैं टॉपिक पर करा रहा था, चैप्टर जब करा रहा था, उसमें मैं बहुत सारे बातें आप लोग के सामने रखा था, बहुत सारे बातें मैं बता चुका था। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करना है तो क्वेश्चन आंसर को जल्दी सा कर लेता हूँ। महाजनपद जो है वो 16 महाजनपद था। कितना महाजनपद? 16 महाजनपद। जो 16 महाजनपद में जो पहला जनपद था वो मगध था। मगध महाजनपद था जो सबसे शक्तिशाली के रूप में जाना जाता था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद। 16 महाजनपदों में सबसे विशाल और सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था उसको नाम था मगध महाजनपद। मगध महाजनपद में जो शासन करने वाला जो राजवंश था उसको नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश। और हर्यक वंश का जो संस्थापक था उसको नाम था बिंबिसार। बिंबिसार। 16 महाजनपदों में सबसे विशाल और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था जिसको नाम था मगध। मगध जो था सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध पर शासन करने वाला पहले राजवंश जो था उसको नाम था हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। अब बिंबिसार का जो बेटा के नाम था वो अजातशत्रु था। अजातशत्रु। और अजातशत्रु का जो बेटा के नाम था उसको नाम था उदयनी। और उदयनी, यही उदयनी पाटलिपुत्र नगर बसाया था। कौन नगर बसाया? उदयी ने पाटलिपुत्र नगर बसाया। पाटलिपुत्र नगर बसाया जो पाटलिपुत्र अभी के वर्तमान क्या है? पटना में है। वर्तमान कहाँ है? तो वर्तमान में ये पटना के नाम से जाना जाता है। तो 16 महाजनपदों मगध महाजनपद जो सबसे शक्तिशाली था तो इस प्रकार से चला। हर्यक राजवंश पहला राजवंश, एक स्थापना बिंबिसार ने किया। बिंबिसार के बेटा का नाम अजातशत्रु, अजातशत्रु के बेटा का नाम उदयनी, और उदयनी ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। तो 4 महाजनपदों में प्रमुख मगध है, कौशल है, वज्जी है और एक अंग है। तो 4 महाजनपद जो है वो इस प्रकार से हैं। चलिए आगे चलिए, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को रोक करके आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब किया? चलिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब और किसने किया और क्यों किया? पाटलिपुत्र नगर, पाटलिपुत्र नगर का मतलब अभी के वर्तमान पटना। पाटलिपुत्र नगर जो है अभी के वर्तमान हम पटना कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पटना। पटना के जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है वो अजातशत्रु का बेटा, अजातशत्रु का बेटा उदयनी ने करवाया था। उदयनी ने करवाया। पाटलिपुत्र नगर का स्थापना अजातशत्रु के बेटा उदयनी ने करवाया किया। और यह पाटलिपुत्र जो है वो गंगा और सोन नदी के संगम पर है। गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। ये नदियों से घिरा हुआ है। पाटलिपुत्र नगर से पहले जो मगध साम्राज्य का जो राजधानी था वो राजगिरी था। तो क्यों किया गया? इसका उत्तर है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयनी ने कर लगभग 460 ईसा पूर्व में गंगा और सोन नदियों के संगम के निकट की थी। बाद में मगध साम्राज्य की राजधानी बना।
अब जो पाटलिपुत्र नगर है उसका स्थापना अजात शत्रु के पुत्र उदयनी, अजात शत्रु के पुत्र का नाम क्या था? उदयनी। और उदयनी ने 460 ईसा पूर्व में गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया बाद में इसको। अब अजात शत्रु का बेटा उदयनी जो था और पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया और सोन और गंगा नदियों के संगम पर स्थित था। सोन और गंगा नदियों के संगम पर स्थित था, उसको पाटलिपुत्र नगर के नाम से बताया और बाद में मगध साम्राज्य का यही राजधानी बना। मगध साम्राज्य की राजधानी बाद में बना। चलिए आगे चलते हैं। अगर कहा था कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था और उसका कार्यकाल बताएं। देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहता कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था उसको नाम था बिंबिसार। बिंबिसार ने लगभग 544 ईसा पूर्व में इसका स्थापना किया। 544 ईसा पूर्व में शासन किया 492 ईस्वी में। हर्यक वंश का पहला राजा जिसको संस्थापक था बिंबिसार 544 ईस्वी में इसका स्थापना करता है, 492 ईस्वी तक राज करता है। चलिए कहता है कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, उसने लगभग 540 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। बिंबिसार एक योग्य शासक था, मतलब कि शासक बनने लायक था वो, और शक्तिशाली शासक था, शक्तिशाली भी था, जिसने विजय, कूटनीति तथा वैवाहिक संबंधों के माध्यम से मगध राज्य का विस्तार किया। अब सबसे जरूरी चीज, मगध बिंबिसार में इसे इतिहासकार कहते हैं कि 500 शादी किया था। 500 शादी इसलिए किया था कि वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता था। वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बिंबिसार ने 500 शादी किया। ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार मगध के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए, मगध साम्राज्य को, मगध को शक्तिशाली बनाने के लिए दूसरे राजकुमारियों से शादी करता था। इसलिए करता था कि अगर जब वो रिश्तेदार बन जाएगा तो वो मेरा दुश्मन नहीं रहेगा, वो मेरा दोस्त बन जाएगा, रिश्तेदार बन जाएगा, जो हमको मदद कर सकता है दूसरे देशों के साथ लड़ने में। इसलिए वो वैवाहिक संबंध स्थापित करता था, हर देश के राजकुमारियों से विवाह कर लेता था इसलिए क्योंकि उसके साथ रिश्तेदारी निभाएगा और शक्तिशाली बन जाएगा। जरूरत के अनुसार उसका सेना को लेकर हम दूसरे देशों के साथ युद्ध कर सकते हैं, इसलिए वो वैवाहिक संबंध स्थापित करता था। चलिए आगे चलते हैं। आगे अशोक के अभिलेख कहां से मिला है? अशोक के अभिलेख कहां से मिला है? तो अशोक के अभिलेख मिला है 4 बार। अशोक के अभिलेख क्या है? तब पत्थरों, धातुओं, स्तंभों, गुफाओं इत्यादि पर लिखा गया लेख क्या कहलाता है? अभिलेख। प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की जो सिलसिला है अशोक ने चालू कर दिया था। कहता है कि अशोक के अभिलेख कहां प्राप्त हुए? इन्हीं 4 स्थलों के नाम लिखे। अशोक के बारे में अगर जानकारी हासिल करना है, अशोक के बारे में अगर जानकारी हासिल करना है तो अशोक की जानकारी जो है अशोक के द्वारा लिखे गए अभिलेखों से प्राप्त होता है। अशोक के बारे में जितना भी जानकारी आपको हासिल करना है तो अशोक के द्वारा लिखे गए अभिलेखों से अशोक की जानकारी मिलती है। कहता है कि अशोक के अभिलेख विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुए हैं, उनमें से 4 प्रमुख है। पहला लक्ष्मणगढ़ के अभिलेख जो राजस्थान में है, कांजी का अभिलेख जो उत्तर प्रदेश में है, दीवार का अभिलेख जो पाकिस्तान में है, सोमनाथ का जो अभिलेख जो गुजरात में है। तो 4 प्रमुख ऐसे नगर है, 4 प्रमुख ऐसे शहर है जहां से अशोक के बारे में जानकारी मिलती है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने के बाद।
तो अशोक के द्वारा लिखे गए अभिलेख 4 जगह से प्राप्त हुए हैं जो प्रमुख हैं। तो ये था अशोक के अभिलेख। अशोक के बारे में अगर जितना भी उसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक, जितने भी सारे चीजों के बारे में जानकारी हासिल करना है तो अशोक के अभिलेखों से प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहता है मगध के उत्थान, मगध का उत्थान का मतलब है मगध का उत्पत्ति, मगध कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में जानते हैं। कहता है मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारण बताइए। 2 कारण क्या है? आखिर मगध साम्राज्य अगर विकसित हुआ तो मगध साम्राज्य के विकसित होने में 2 प्रमुख कारण कौन कौन से है? तो कहता है कि पहला कारण जो भौगोलिक कारण है। क्या कारण है? भौगोलिक कारण कहने का मतलब ये प्राकृतिक देन क्या है, ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित क्यों है? तो कहा गया कि मगध की राजधानी नदियों के संगम पर थी। अब बताइए ना कि मगध की राजधानी एक जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र जो था वो गंगा और सोन नदी के संगम पर है। अब ये नदियां ऐसी नहीं है कि बरसाती नदी है, इसकी गहराई अथाह है। इसको अगर दूसरे देश का राजा अगर पाटलिपुत्र में घुसना चाहता था, नदी को पार करना पड़ता। जो राजा का जो सेना है वो सेना सहित घोड़ा हाथी को लेकर नदी को पार नहीं कर सकता था। तो अक्सर प्राचीन भारत में या अभी के भारत में, मध्यकालीन भारत में अधिकतर राजा अपनी राजधानी ऐसे जगह बनाता था जहां चारों तरफ से सुरक्षित माना जाता था, क्योंकि राजा अपनी राजधानी में ही सारा खजाना को छुपा कर रखता था और राजा राजधानी में ही रहा करता था। तो राजधानी ऐसे जगह को बनाया जाता था जो चारों तरफ से सुरक्षित माना जाता था, जो चारों तरफ से सुरक्षित हो, ऐसे जगह को राजधानी बनाया जाता था। मगध जो है पाटलिपुत्र जो गंगा और सोन नदियों के संगम पर था। दूसरा जो राजधानी था वो राजगृह था, और राजगृह जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ था। अब हाथी और घोड़ा लेकर पहाड़ों पर चढ़ना, सेना को लेकर पहाड़ों पर चढ़ना, फिर पहाड़ों पर से उतर कर दूसरी ओर जाना, तब राजा पर आक्रमण करना बड़े मुश्किल हुआ करता। तब तक सेना तो मारा जाएगा और घोड़ा हाथी नदी को पार नहीं कर सकता। छोटी सी नदी थोड़े ना है कि पार कर जाएगी, उन नदियों का गहराई अथाह है, बहुत ज्यादा गहराइयां है, तो नदी पार नहीं कर सकता था हाथी और घोड़ा। अब बिहार में मगध में सेना में हाथी और घोड़ा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि बिहार के मगध के जंगलों से ना लकड़ी और हाथी मिलता था। यहाँ पर लोहे की खदानें थी, तो लोहा की खदान से ना लोहा निकाला जाता था, से हथियार बनाने में मदद होता था। मगध के जंगलों से हाथी मिल जाता था, तो हाथी को सेना में यूज किया जाता था, उसको सेना में शामिल कर लिया जाता था। यहाँ पे घोड़ा बहुत फेमस था, उसको वो भी सेना में शामिल कर लिया जाता था। तो तब जाकर मगध इतना शक्तिशाली बना, तब मगध इतना विशाल बना। मगध ऐसे ही नहीं बना विशाल। 16 महाजनपदों में मगध अकेले इतना शक्तिशाली क्यों था, इसके पीछे इतना सारा रीजन था। जिसे दुश्मनों से सुरक्षा मिलती थी, यानी दुश्मन सुरक्षा हो जाता, दुश्मन अटैक नहीं कर पाता था क्योंकि नदियों के संगम पर था। मगध की राजधानी पहाड़ियों से घिरी हुई थी। पहाड़ियों से घिरी हुई कौन थे? ये राजगिरी था। पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी का संगम पर था, जो इसे और सुरक्षित बनाती थी। अब हाथी और घोड़ा लेकर दुश्मन कोई पहाड़ पर थोड़े चढ़ जाएगा, पहाड़ पर चढ़ेगा, फिर उतरेगा, फिर उसको मारेगा, फिर चढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, तब तक सेना तो मारा जाएगा, तब तक वो सेना मारा जाएगा। इसलिए इसको सुरक्षित माना जाता था। दूसरा था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था कि गंगा सोन नदी के किनारे वाला जो भूमि था बहुत ज्यादा उपजाऊ था। इन दोनों नदियों के संगम पर जो भूमि था वो बहुत ज्यादा उपजाऊ था, और उपजाऊ होने के कारण यहाँ फसल बहुत अच्छी होती थी, बहुत अच्छा फसल होती थी। तो आर्थिक कारण भी, आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत था। मगध की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत था। तो मगध की जमीन अच्छी थी, यहाँ धान और अन्य फसलें आसानी से हो जाती थी, बहुत अच्छा। गंगा के दियारा क्षेत्र में, गंगा के किनारे और नदियों के किनारे वाला जो भूमि होता है ना, वो बहुत ही उपजाऊ होता है, और उपजाऊ होने के कारण उससे फसल बहुत अच्छा हो जाता है। कहता है कि जंगलों से लकड़ी और लोहे की खदानों से हथियार बनाए जाते थे। अभी बताए थे कि मगध के जंगलों में बहुत अच्छा लकड़ी मिलता था, बहुत अच्छे लोहा की खदान था, जिकरा राजा को सेना के लिए हथियार बनाने में आसानी होती थी।
गंगा और दूसरी नदियों से व्यापार आसान था, और गंगा नदी और जो बिहार में मगध में और बहुत सारी जो नदियां तो से व्यापार करना बहुत आसानी होता था, नाव के सहारे व्यापार कर लेते थे। और कहता है जंगलों में हाथियां उपलब्ध थी जो सेना को मजबूत करती थी। यही बताएं कि मगध का सेना का सबसे खास बात यही था कि मगध के सेना में हाथी भी शामिल किया जाता था, हाथी को एक प्रमुख सेना में माना जाता था। चलिए आगे चलते हैं। हाहियान कौन था, अब भारत क्यों आया? हाहियान जो है वो चीनी यात्री था। हाहियान कौन था? एक चीनी यात्री था। हाहियान चीनी यात्री था। हाहियान कौन था? वह किस शासक के काल में भारत आया? तो हाहियान एक चीनी बौद्ध यात्री था। बौद्ध यात्री मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति था जो चाइना से आया था। जो चीन से व्यक्ति आया, जो यात्री आया, उसको हाहियान कहते हैं। बौद्ध यात्री था, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला। कौन धर्म को? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को मानने वाला चीनी यात्री हाहियान था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम के बेटा का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या था? विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में आने के बाद यहाँ के राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक समस्या का जिक्र किया। यानी कि जब चीनी आते जब हाहियान आया तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में वो जिक्र करता है अपने द्वारा लिखे गए पुस्तकों में। चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि कालिदास द्वारा रचित दो प्रारंभिक प्रसिद्ध नाटक। कालिदास एक लेखक थे, संस्कृत के बहुत बार विद्वान माने जाते थे। तो कालिदास ने जो संस्कृत में जो दो जो प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं उसको नाम है अभिज्ञानम शकुंतलम। क्या नाम है? अभिज्ञानम शकुंतलम। और दूसरा का नाम था मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम और कालिदास ने लिखा अभिज्ञानम शकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम। कालिदास के द्वारा लिखा गया दो नाटक था। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कहता कि कलिंग युद्ध क्या है? कलिंग युद्ध, चलिए कलिंग युद्ध क्या है इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि कलिंग युद्ध क्या था। कलिंग का जो राजा था वो राजा का नाम था खारवेल। कलिंग अभी वर्तमान के उड़ीसा में है। अब कलिंग जो अभी वर्तमान उड़ीसा में है, और जब कलिंग युद्ध हो रहा था उस समय, युद्ध के समय उसका जो बेटा राजा था, वो राजा का नाम क्या था? खारवेल। अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? कलिंग युद्ध में, जब कलिंग युद्ध हो रहा था, कलिंग युद्ध में 1 लाख से अधिक व्यक्ति मारे गए। 1 लाख से अधिक व्यक्ति मारे गए और लगभग 1.25 लाख व्यक्ति जो है वो बंदी बनाए गए। कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग का युद्ध होने का कारण यह था कि कलिंग युद्ध में अशोक खारवेल की बेटी से विवाह करना चाहता था। जो विवाह नहीं हो पाया, खारवेल विवाह करने से मना किया, इसलिए खारवेल का युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध हुआ खारवेल की बेटी के लिए। अब खारवेल का जो कलिंग का युद्ध जो है खारवेल के साथ 261 ईसा पूर्व में होता है। इसमें इतना सारे लाश गिरता है, इतना सारे लोग मारे जाते हैं, इतना सारे लोग को बंदी बनाया जाता है कि वो सारे के सारे लोग को मौत देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। प्राचीन भारत में ऐसा माना जाता है कि प्राचीन भारत में 100 भाइयों की हत्या कर राजा बनने वाला जो राजा था वो अशोक था। अपने 100 सौतेले भाइयों की हत्या किया था, तब जाकर वो राजा बना। उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन कलिंग युद्ध में जब इतना सारे लोगों को जब हत्या किया गया तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। कहता है कि खून खराबे को देखा उसने हिंसा छोड़ते हुए हिंसा को अपनाया। अब इतना सारा लोग मारे गए, इतना सारा खून बहा था, कहा कि लड़ाई नहीं करना है, अब अहिंसा को चुन लेना है। कहता है कि धर्म को फैलाना शुरू किया, मांसाहार शिकार को छोड़ दिया। कहने मतलब धर्म का प्रचार करने लगा। जो अशोक जो था, अशोक पहले जैन धर्म को मानता था। पहले किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को। जैन धर्म को पहले मानता था। अब किसको मानने लगा? अब मानने लगा बौद्ध धर्म को।
अब कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू कर दिया और मांसाहारी था जो छोड़ दिया, शिकार करना छोड़ दिया, ये सारे चीज जो है वो छोड़ दिया। ऐ कहता है कि उसने अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और इसे राज का धर्म बनाया। कहने का मतलब अशोक ने कहा क्या कि जैन धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया और इसको अपने राज का, मगध का राजकीय धर्म बना दिया। उसने प्रजा की भलाई के लिए कई काम किया, अच्छे अच्छे काम किया और वह न्याय प्रिय बना। न्याय प्रिय मतलब वो लोगों के साथ अन्याय कभी नहीं किया। फिर कलिंग युद्ध के बाद लोगों के साथ अन्याय ही किया। उसने धर्म का प्रचार करना शुरू किया। धर्म मतलब धर्म। और उसने जीवों की हत्या पर पाबंदी लगा दी, कहा कि कोई जीव हत्या नहीं हो। तो हृदय परिवर्तन हुआ कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध किसके साथ हुआ? कलिंग युद्ध अभी वर्तमान में उड़ीसा में जो खारवेल के साथ हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु कौन से काम किया गया? अशोक द्वारा धर्म हेतु प्रचार हेतु किए गए 2 उपाय। कहा कि सम्राट अशोक ने धर्म और हिंसा के प्रचार के लिए कई काम किया। धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध धर्म अपनाए, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने कौन कौन से 2 उपाय किया? तो पहला उपाय किया कि अशोक स्तंभ और शिलालेख। अशोक स्तंभ बनवाया और शिलालेख लिखवाया। पत्थरों पर लिखा गया अभिलेख को क्या कहा जाता है? पत्थरों पर लिखा गया लेख को शिलालेख कहते हैं। अपने राज्य के अलग अलग जगह पर धर्म को उपदेश खुदवाए ताकि लोग अहिंसा के धर्म का पालन कर सके। कहने का मतलब क्या हुआ कि अशोक ने धर्म का पालन करना लगा। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार आगे बढ़ाने के लिए उसने शिलालेख लिखवाया, अशोक स्तंभ लिखवाया और शिलालेख लिखवाया और उसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग खुदवाई धर्म का उपदेश दिलवाया। कहा धर्म प्रचार नियुक्त करना और धर्म को प्रचार करने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त किया। कई प्रकार के व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जो सिर्फ और सिर्फ धर्म का प्रचार करेगा। कौन सा धर्म का प्रचार करेगा? बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा। बौद्ध धर्म को प्रचार करेगा, जिन्हें भारत और दूसरे देशों में धर्म का प्रचार किया। चलिए आगे चलते हैं। अगर गुप्त काल में क्या कहता है? गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताएं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिर बताइए, जो 2023 में पूछा हुआ है। कहता है कि पहला देवगढ़ के दशावतार मंदिर या वैष्णव धर्म से संबंधित है। वैष्णव धर्म मतलब विष्णु भगवान को मानने वाला। विष्णु भगवान को मानने वाले लोगों को वैष्णव धर्म को बोलते हैं। वैष्णव धर्म मतलब जो विष्णु भगवान को मानते हैं। अब भुमरा का शिव मंदिर या शैव धर्म मतलब शिव भगवान को मानने वाले। शिव भगवान को मानने वाले को कहते हैं शैव धर्म का समर्थक। विष्णु भगवान को मानने वालों को कहते हैं वैष्णव धर्म के समर्थक। चलिए आगे चलते हैं। अगर मौर्य साम्राज्य के किन्हीं 4 प्रमुख राजनीतिक स्थलों के नाम बताना है। केंद्र मौर्य साम्राज्य के किन्हीं 4 प्रमुख स्थल, मतलब कि कहां मौर्य साम्राज्य कहां अच्छा केंद्र बनाया और काम किया था। पाटलिपुत्र बिहार में, तक्षशिला पंजाब में, उज्जैनी मध्य प्रदेश, स्वर्णगिरी। तक्षशिला ये पंजाब अभी के वर्तमानी पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। एक पाकिस्तान का पंजाब है, भारत का पंजाब नहीं है, ये पाकिस्तान का पंजाब है। स्वर्णगिरी कर्नाटक। तो मौर्य साम्राज्य के 4 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों का नाम है जो इस प्रकार से: पाटलिपुत्र जो बिहार में है, तक्षशिला जो पंजाब में अभी के वर्तमान के पाकिस्तान में है, उज्जैनी जो है एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, और स्वर्णगिरी कर्नाटक में है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र क्यों लगाते थे? कहता है कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र को बाधे क्यों लगाते थे?
अब देवपुत्र को इसलिए लगाते थे क्योंकि कुषाण वंश के जो राजा थे, कुषाण वंश के जो राजा थे, वो राजा अपने आप को भगवान का दूत मानते थे, भगवान का दूत मानते थे। ऐसा कहा जाता था, ऐसा माना जाता था कि कुषाण वंश के राजा को, कुषाण वंश राजा अपने आप को भगवान के द्वारा भेजा गया दूत मानते थे। उनको कहना था कि हम भगवान का ही दिए हुए हैं, हमको भगवान ने भेजा है, इसलिए अपने नाम का देवपुत्र लगाते थे। कुषाण वंश के राजा को यह मानना था कि ऊपर वाले देवी देवताओं का ही देख जो हमारा शासन चल रहा है अच्छा से, हम उन्हीं का पुत्र हैं, हम देवताओं का पुत्र हैं, हम देवताओं के द्वारा भेजे गए हम दूत हैं, इसलिए हम अपने नाम का देवपुत्र लगाएंगे। उनका कहना था कि देवताओं के ही कृपा से हमारा शासन प्रशासन अच्छी ढंग से चल रहा है, ये कुषाण वंश के राजा कहते हैं। कहता है कि कुषाण शासक अपने नाम का देवपुत्र की उपाधि इसलिए लगाते थे क्योंकि वह खुद को देवताओं का पुत्र मानते थे। क्या मानते थे? देवताओं का पुत्र मानते थे। तो कुषाण वंश का जो राजा था वह अपने आप को देवताओं का पुत्र मानता था, देवताओं का पुत्र मानता था। कहता था कि देवता ने ही हमें भेजा है, इसलिए हमारा शासन प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। कहता कि वह भगवान के द्वारा चुने गए थे और उनका शासन भगवान के आशीर्वाद से चल रहा था, इसलिए उनका शाही अधिकार ताकत दिखाई देती है। कहने का मतलब है कि कुषाण शासक को कहने का मतलब है, कुषाण राजा अपने आप को कहते थे कि हमको देवताओं ने भेजा है, हम देवताओं के पुत्र हैं और देवताओं के कृपा से, देवताओं के आशीर्वाद से ही हमारा शासन प्रशासन अच्छे तरीका से चल रहा है और हमारे राज्य में और हमारे शासन प्रशासन में अधिक शक्तिशाली देखना, अधिक ताकत देखने को मिलता है। तो किसके कारण? कुषाण वंश के कारण। तब कुषाण वंश अपने आप नाम के आगे देवपुत्र लगाते थे। उनको कहना था कि देवताओं के पुत्र हैं और देवता के चलते ही हमारा शासन प्रशासन अच्छी तरीके से चल रहा है और हमें ज्यादा शक्तियां आ गई है। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है, कैलाश मंदिर है, वो एक बड़े चट्टान को काट कर बनाया गया है। एक बड़े चट्टान को काट कर बनाया गया। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो चट्टान एक ही को है, ध्यान से सुनिएगा। एलोरा का जो चट्टान है, मंदिर है, उसमें एक ही चट्टान, एक बड़े चट्टान को काट करके पूरा मंदिर का रूप दिया गया। कितना अच्छा व्यक्ति रहा होगा, कितना बुद्धिजीवी, कितना दिमाग उसको रहा होगा, पत्थरा को काट करके मंदिर बना दिया। अब मंदिर बना करके उधम पत्थरों को काटा, पूरा मंदिर बना दिया, मंदिर का रूप दे दिया। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण बहुत ही अद्भुत तरीके से हुआ है, बहुत ही अद्भुत तरीके से हुआ, क्योंकि यह मंदिर एक ही बड़े पत्थर को खोदकर बनाया गया। एक ही पत्थर है, दो चार पत्थर नहीं है, एक ही पत्थर को खोदकर बनाया गया। इस मंदिर को बनाने के लिए पूरी चट्टान को नीचे से ऊपर तक काटा गया, नीचे से ऊपर तक काटा। अब जैसे मंदिर बनता है, जैसे मूर्ति बनता है, वैसे मूर्ति सहित एक मंदिर बना दिया पतला को काट काट कर, और ताकि मंदिर का पूरा रूप तैयार हो सके। इस प्रकार से बनाया गया जो पूरी तरह से मंदिर का रूप ले सके। सारा क्वेश्चन जो VVI क्वेश्चन है, किसी न किसी परीक्षा में, कोई ना कोई साल की परीक्षा में पूछा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा और बड़ा प्यार से पढ़िएगा, बड़ा मेहनत किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेख का स्रोत के नाम बताइए। मौर्यकालीन इतिहास के 4 स्रोत, मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेखों स्रोत। पहला कहता है, ये उत्तर लिखा हुआ है, पहला स्रोत कहता है कि अशोक के अभिलेख। पहला स्रोत मौर्य काल के बारे में अगर जानना है, मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानना है, तो पहला कहता है कि अशोक के अभिलेख को पढ़ लो। अशोक के अभिलेख को पढ़ लो, मौर्य प्रशासन के बारे में आपको जानकारियां बहुत आसानी से मिल जाएगा। 4 स्रोत है, 4 स्रोत में पहला स्रोत कहता है कि अशोक ने अपने शासन काल के दौरान, अपने जीवन काल के दौरान बौद्ध धर्म में अपनाने के बाद जो अशोक ने अपने शासन काल में जो अभिलेखों का जो नियम बनाया था, शिलालेख पर बनाया, धातुओं पर बनाया, स्तंभों पर बनाया, गुफा के दीवारों पर बनाया, तो ये सभी अभिलेखों का अगर अध्ययन करेंगे तब अशोक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, आपको मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारियां हासिल होगा। तो पहला कहता है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख कहता है कि एक पत्थरों पर खुदवाए गए लेख, पत्थरों पर खुदवाए गए लेख है जिसमें अशोक के शासन, नीतियां और धर्म प्रचार की जानकारी मिलता है। पत्थरों पर लिखवाया गया अभिलेखों से जानकारी मिलता है कि अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या काम किया।
और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या काम किया और कहां कहां प्रचार करवाए, उसके राजनीतिक व्यवस्था क्या था, उसका प्रशासनिक व्यवस्था क्या था, मौर्य काल में अशोक के समय में आर्थिक व्यवस्था क्या था, सेना की व्यवस्था क्या था, नागरिकों का व्यवस्था क्या था, इसके बारे में सारी जानकारी कहां मिलता है, अशोक के अभिलेख में। दूसरा कहता है अशोक के स्तंभलेख को पढ़ लो, पिलरों पर जो लिखा गया है अशोक के द्वारा लेख उसको पढ़ लो, उसको जानकारी मिलेगा। ये पत्थरों के स्तंभ पर लिखने वाले एक आदेश है, ये पत्थरों पर लिखा गया है। दौली शिलालेख कहाँ है, ये उड़ीसा में है, जो अभिलेख में अशोक के धर्म प्रचार और कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख मिलता है। दौली जो अभिलेख है वो अभी वर्तमान उड़ीसा में है, और दौली अभिलेख से जानकारी मिलता है सिर्फ अशोक के द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्य, अशोक के द्वारा किए गए अच्छे काम का जिक्र जो है वो दौली शिलालेख से मिलता है। और यह अभिलेख अशोक धर्म के प्रचार से भी संबंधित है। अशोक ने अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किया, नागरिकों के लिए क्या क्या काम किया, उसके लिए उल्लेख यहाँ मिलता है। अगला है गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख कहता है गुजरात में है, जिसमें मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक नीतियों की जानकारी मिलती है। गिरनार अभिलेख वर्तमान में गुजरात में स्थित है, और गुजरात के गिरनार अभिलेख में मौर्य प्रशासन के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलता है। तो जो गिरनार जो है वो अभी राजस्थान में है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हमें लगता है कि ये स्लाइड यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, क्लास को यहीं पर एंड करना पड़ेगा, क्योंकि बनाया गया स्लाइड जो है ट्यूशन का बनाया गया स्लाइड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो चलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। कैसा लगा इसका क्लास, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो मैं सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो शेयर कीजिए, हमारे लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और देखते रहिए पप्पू सर के साथ पीडीएफ माइंड यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए पीडीएफ माइंड यूट्यूब चैनल। तो कल फिर मैं इसी टाइम पर आप लोग से रूबरू होऊंगा, और इसके आगे और बहुत सारे अभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बच रहा है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।